करता हूँ आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आपका सीपीसी के बारे में, तो हमने पूरा सीपीसी कवर करा था उस लास्ट की वीडियो में। तो आज हम करेंगे हमारे एमसीक्यूज क्वेश्चन, यानी कि जो हमारे क्वेश्चंस आए हैं सीपीसी में प्रीवियस ईयर के। तो मैं आपसे ये भी बोलूँगा कि भाई अगर आप भी कर रहे हो प्रिपरेशन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर जरूर सॉल्व करना है, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा और आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर जब आप बेयर एक्ट को लेंगे तो एटलीस्ट बेयर एक्ट में आपको पता हो कौन सी चीज कहां पर दी गई है। इतना आप फ्रेंडली बेयर एक्ट से होने चाहिए। अगर आप वहां बैठकर पहली बार बेयर एक्ट खोलोगे तो मैं लिख के दे सकता हूं आपको आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अभी हम एक पहला क्वेश्चन लेते हैं हमारा, ठीक है। आज हम जो है वो प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मैं एक चीज पहली बता दूं, हर क्लास में ये चीज होती आई है, आज नहीं होगी। आप लोग आंसर ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हो, तो आप लोगों को इतना टाइम अब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उससे क्या होता है आप टाइम ज्यादा ले लेते हो, हम पे लिमिटेड टाइम रहता है, क्वेश्चंस ज्यादा नहीं पूछे जाते जिस कारण से आपसे, तो उसके लिए हमें काफी ज्यादा लॉस हो जाता है। तो मैं इसलिए आपसे एक बात कह रहा हूं कि आपको लिमिटेड टाइम दिया जाएगा, यू हैव टू आंसर ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम। दिया ठीक है, नहीं दिया तो मैं आंसर आपको बता दूंगा। फटाफट से आते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। जल्दी जल्दी अपने बेयर एक्ट जो आपके पास अपने बेयर एक्ट हैं, अपने बेयर एक्ट खोलिए और देखिए कि रेस जुडिकाटा कहां पर डिफाइन है। हैंड रेस कर लीजिए जिसको इसका आंसर पता है जल्दी से। बताइए 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 आशा मैडम, आप हैंड रेस कर रहे हो? हाँ जी, सेक्शन अच्छा 11। पिंकी मैम आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आपने हैंड रेस भी नहीं करा। चलिए इसमें हम फटाफट से आंसर ले लेते हैं। इसका राइट आंसर है सेक्शन 11, ठीक है। ये तो आपने देख लिया बेयर एक्ट में लिखा हुआ था, ठीक है। या हम थोड़ा सा बताइए, ये बताइए रेस सब जुडाइस ये कौन से सेक्शन में एक्सप्लेन है? जल्दी से हैंड रेस करिए जिसको आंसर पता लग जाए। भाई जो यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर कर दो ना, तो कमेंट सेक्शन में से ही मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। हैंड रेस करो जल्दी जल्दी। पिंकी मैम बताइए। क्योंकि आप लोग सोच रहे हो ना टाइटल लिखा होगा, जो कि गलत है। पिंकी मैम आपको नहीं मिला आंसर, जल्दी बताओ मैम, जल्दी जल्दी। देखिए इसका राइट आंसर जो है मैं आपको बता देता हूं, इसका राइट आंसर है सेक्शन 10। इस चीज को आप ध्यान रखना। सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा की बात करता है और सेक्शन 10 बात करता है रेस सब जुडाइस की, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखिए, इधर देखिए सब, इन दोनों में क्या डिफरेंस है सबसे मेन चीज मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले ये रेस जुडिकाटा और ये रेस सब जुडाइस है किस चिड़िया का नाम, पहले उसमें बात कर लेते हैं। देखो भाई सिंपल सी चीज बता रहा हूं, इधर देख लो, समझ आ जाएगा आपको रेस जुडिकाटा और रेस सब जुडाइस में क्या फर्क है। देखिए कहते हैं ना कि भाई अगर कोई केस चल रहा है, सेम कोज ऑफ एक्शन पर एक केस ही फाइल किया जा सकता है। अगर उस केस का डिसीजन आ गया है, जैसे पिंकी मैम ने भी बताया था, अगर उस केस का डिसीजन आ गया है तो दोबारा सेम कोज ऑफ एक्शन पे हम केस नहीं कर सकते, ये रूल है, ठीक है। एक बार जिसका डिसीजन आ गया उस पर हम सेम कोर्ट में केस नहीं कर सकते। आप अपील में जा सकते हो ऊपर, ठीक है, आप उसकी एवज में वो बेच सकते हो रिव्यू, ठीक है। लेकिन आप गलती से भी ये नहीं कर सकते कि आप उसी केस में उसी कोर्ट में सेम कोज ऑफ एक्शन पे या फिर उसी लेवल के, मान लीजिए अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसीजन दिया तो आप सेम मतलब सेम या फिर पूरे भारत के किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सेम कोज ऑफ एक्शन पर केस नहीं डाल सकते हो, ठीक है। ये एक सिंपल सी बात है। अब देखिए ये दोनों यही बात कहते हैं,
बस दोनों में एक माइनर सा फर्क है, क्या? जब केस डिसाइड हो गया, केस डिसाइड हो गया, ठीक है। रेस जुडिकाटा में आफ्टर डिसीजन ऑफ द केस अप्लाई होता है ये डॉक्ट्रिन, ठीक है। इसमें मान लीजिए केस अभी हमारा चल रहा है, केस रनिंग में है, ठीक है। मान लीजिए किसी कोर्ट में, तो भैया आप किसी और कोर्ट में सेम ही कोज ऑफ एक्शन पे केस नहीं डाल सकते, ये एक हार्ड एंड फास्ट रूल है, सिंपल सा, ठीक है। लेकिन सेक्शन 11 में आफ्टर डिसीजन ऑफ द सूट आप केस नहीं डाल सकते। तो भैया जब तक केस चल रहा है ये सेक्शन अप्लाई हो जाएगा, जब केस खत्म हो जाएगा तो फिर ये सेक्शन आपको रोकेगा। दोनों सेक्शन समझ आ गए? सेम कोज ऑफ एक्शन पे एक से ज्यादा केस आप नहीं डाल सकते सेम पार्टी के खिलाफ, ये चीज ध्यान रखना। अब रेस सब जुडाइज सेक्शन 10 बात करता है, और रेस जुडिकाटा बात करता है आपकी सेक्शन 11। ये चीज समझ आ गई आप लोगों को? जल्दी बताओ मेरे को, आप लोगों की फीडबैक चाहिए। नहीं है समझ तो जल्दी पूछो। यस सर। आ गया? पिंकी मैम आपको भी आ गया होगा? तो आ गया सर आपको, बाकी यहाँ जितने बैठे सबको आ गया? ठीक है चलिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ रहा था तो आपको समझाना, मेरे को लगा आपको ये समझाना काफी ज्यादा जरूरी है। कर लिए, नोट डाउन कर लो एक बार। हालांकि डिफरेंसेस इसके बहुत है, लेकिन मैंने एक माइनर सा डिफरेंस आपको ये बता दिया जो जरूरी था। माइनर है बट इंपॉर्टेंट है। इसमें ना एक चीज मैं और आपको बता दूं, देखो क्वेश्चन ना ये भी आ सकता है कि रेस सब ये जो रेस जुडिकाटा है ये कब अप्लाई हो सकता है, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, आफ्टर बाई डिसीजन या बिफोर द डिसीजन या ड्यूरिंग द ट्रायल। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये आफ्टर द डिसीजन है या ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ केस है। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ केस भी आप लिख सकते हो। इस चीज का आप लोगों को खुद से ध्यान रखना है। कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में कहता है कि उस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है? रिप्रेजेंटेटिव सूट को लेकर वो कहता है, ऐसा कौन सा सेक्शन है या उसकी एक्सप्लेनेशन है जो ये कहता है कि भैया रिप्रेजेंटेटिव सूट पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है? जल्दी से बताओ, देख जिसको आंसर मिल जाए हैंड रेस कर लो ना। और पिंकी मैम मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि सबसे पहले आपको ये आंसर मिलना चाहिए। क्वेश्चन सिंपल है, कौन से सेक्शन की एक्सप्लेनेशन ये बात कहती है कि रिप्रेजेंटेटिव सूट पर भी रेस जुडिकाटा अप्लाई होना चाहिए? अब इसको देखो, आंसर ढूंढने का मैं तरीका एक बार फिर बता देता हूं, हालांकि मैंने लास्ट में बताया था। सेक्शन 11 है, एक्सप्लेनेशन 1 सेक्शन, तो इन चार में से एक ऑप्शन है, ये तो करेक्ट है, तो हमें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अब इनमें से कॉमन क्या है? इनमें से कॉमन है सेक्शन 11 तीनों में ही कॉमन है, ठीक है। सेक्शन 11 चारों में ही कॉमन है, तीनों में नहीं चारों में ही, बट एक्सप्लेनेशन में अलग है, और चारों में ही एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि एक्सप्लेनेशन के अंदर ही हमारा आंसर है। तो सेक्शन 11 के एक्सप्लेनेशन पकड़ लो, देख लो रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में कहां बात करी गई है। हिंट आपको दे दिया मैंने, वो फर्स्ट ही है, नहीं फोर्थ नहीं है वो। देखो अब इस आंसर को करने से पहले ना, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है। कौन बताएगा रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एनी वन ऑफ देम रिप्रेजेंटेटिव सूट। अगर नहीं पता तो जल्दी बताओ, नहीं पता मैं बताऊंगा यार, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो मैं बता देता हूं, देखिए
रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है? देखिए नाम ही देखिए, इसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव सूट, यानी कि किसी ना किसी को तो भैया रिप्रेजेंटेशन की किसी की बात चल रही है, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेटिव सूट में क्या होता है, मान लीजिए भाई एक सोसाइटी बननी थी, उसमें आपको मकान दिए जाने थे सोसाइटी में, ठीक है। लेकिन जो पार्टी थी, जो बिल्डर था, वो आपके साथ क्या करके चला गया? फ्रॉड। वो आपके साथ फ्रॉड करके चला गया, आपके साथ नहीं। उसने सबको बोला कि भैया ये आपके जितने भी मकान है मैं सबको एक एक दे दूंगा, और उसने सबसे पैसे लेके वो भाग गया। तो अब ऐसे में क्या है, कोर्ट के अंदर जो केस होगा, एक दो लोगों द्वारा ही सबके बिहाफ पे केस कर दिया जाएगा, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट। लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल जिनका इंटरेस्ट कॉमन है, इन सबका इंटरेस्ट क्या है? कॉमन ही तो है, भैया हमारे पैसे लेके भाग गया, हमें मकान नहीं दिया, ठीक है। तो अब ये सारे प्लेंटिव कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में उससे ज्यादा काफी ज्यादा दिक्कतें हो जाएगी। तो इसलिए रिप्रेजेंटेटिव सूट में आप ये कर सकते हो कि भैया एक दो बंदों के मतलब वही उस सबको रिप्रेजेंट कर देंगे बिफोर द कोर्ट, जहां नंबर्स ऑफ प्लेंटिफ होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव सूट आ गया। अब आ जाइए आपके आंसर पे। आपका जो आंसर है वो आंसर आपका राइट है सी, सेक्शन 11 का एक्सप्लेनेशन 6। अब पढ़ लीजिए, कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव सूट की झलक आपको इसमें दिख जाएगी। एक बार फटाफट से सेक्शन खोलिए और वो पढ़िए। क्या मैम? डिगलोट मैम वो शॉर्ट नोट वाले डिगलोट, मेरे हिसाब से तो विदाउट शॉर्ट नोट वाले डिगलोट है नहीं मैम मार्केट में ना, पता कर लो ना, अगर है तो ले जा सकते हो, बट अगर शॉर्ट नोट वाले हैं मेरे हिसाब से तो शायद ही शॉर्ट नोट वाले, तो आप फिर मत ले जाना। हाँ जी मैम, थोड़ा बस इस चीज का आप ध्यान रखना। इन चार कंडीशंस में से कोर्ट कब आपको समन इशू नहीं कर सकता? कोर्ट आपको समन इशू नहीं कर सकता किस चीज के लिए? आपकी पर्सनल अपीयरेंस के लिए। फिर मैं एक बार क्वेश्चन दोहरा देता हूं। इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन सही है जिसके अंदर कोर्ट आपको समन इशू नहीं कर सकता? समन किस चीज के लिए नहीं इशू कर सकता? आपकी पर्सनल अपीयरेंस के लिए बिफोर द कोर्ट। समझ आ गया क्वेश्चन? सबको आ गया? एक बार बता दो मेरे को, अगर नहीं आया मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए। आ गया? अब ऑप्शन ए है डिफेंडेंट रिजाइड विद इन द लोकल लिमिट ऑफ कोर्ट ज्यूरिडिक्शन, या तो डिफेंडेंट कोर्ट की लोकल ज्यूरिडिक्शन में ही रह रहा है। ऑप्शन बी है डिफेंडेंट रिजाइड विद इन द 40 माइल्स फ्रॉम द कोर्ट, यानी कि कोर्ट से 40 माइल्स रह रहा है डिफेंडेंट। ऑप्शन सी है डिफेंडेंट रिजाइड 250 माइल्स अवे फ्रॉम द कोर्ट इन एन एरिया पब्लिक कन्वेंस अवेलेबल, यानी कि डिफेंडेंट 250 माइल से दूर रह रहा है कोर्ट का जो जहां पर सिचुएटेड है वहां से, बट उसके एरिया में पब्लिक कन्वीनियंस अवेलेबल है। ऑप्शन डी है वुमेन टू हुम सेक्शन 132 ऑफ सीपीसी डज नॉट अप्लाई, वो वुमेन जिसपे सेक्शन 132 ऑफ सीपीसी अप्लाई नहीं होता। अब इसका राइट ऑप्शन बता दीजिए कौन सा है, थोड़ा आप लोगों के हिंट के लिए, ताकि आपकी थोड़ी सी मैं मदद कर दूं इसमें, क्योंकि आई नो भाई वो भी सेक्शंस भी अलग दे रखे हैं और वो भी अलग दे रखे हैं ऑर्डर्स। ऑर्डर आप 5 देख लो, समन्स के इशू के बारे में बात कर रहा है। हिंट के लिए आपको बता दिया, ऑर्डर 5 जाके देख लो। अब आप आंसर ढूंढ के मेरे को बता दो। क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया कि कोर्ट कब डिफेंडेंट को उसकी पर्सनल अपीयरेंस के लिए नोटिस इशू नहीं करेगा? ऑप्शन ए तब नहीं करेगा या तो डिफेंडेंट उसके लोकल ज्यूरिडिक्शन एरिया में रह रहा हो,
ऑप्शन बी है डिफेंडेंट जो है 40 माइल्स ही दूर हो कोर्ट से। ऑप्शन सी है डिफेंडेंट 250 माइल्स से दूर हो कोर्ट की, ठीक है, और उस एरिया में पब्लिक कन्वीनियंस अवेलेबल है, पर अगर 250 माइल्स भी है बट पब्लिक कन्वीनियंस अवेलेबल है। और ऑप्शन डी है वुमेन टू हुम सेक्शन, ऐसी महिला जिसपे सेक्शन 132 ऑफ सीपीसी अप्लाई नहीं होता। राइट ऑप्शन क्या है वो आप बताओ फटाफट से। भाई हैंड रेस करो, क्या हो गया आप लोगों को? मैंने तो हिंट के लिए आप लोगों को ऑर्डर भी बता दिया, सेक्शन में ही नहीं घुमा रहा मैं तो। अब भी नहीं मिल रहा क्या आपको? अब सोचो यहाँ आपको इतना टाइम लग रहा है, एग्जाम टाइम में तो आपको कोई बताएगा भी नहीं कितना टाइम लगेगा। हाँ जी, ऑर्डर 5 का सेक्शन 7। हाँ जी मैम, अच्छा ऑर्डर 5 का सेक्शन 7 बोला है आपने? हाँ जी मैम, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये था, पहले आप ये ऑर्डर 5 का सेक्शन बता रहे थे ना, जो भी बता रहे थे। अच्छा सेक्शन 6 ऑर्डर 5 का, हाँ हाँ चलिए बढ़िया मैडम, आपने आंसर दिया इस चीज को। तो मैं एक चीज आपकी क्लियर करूंगा, बहुत ही माइनर और मेजर गलती भी इसको कह सकते हैं मैडम, मैं आपको बता रहा हूं। देखो क्वेश्चन में सिंपल सा है, एक बार फिर आपको दोहरा देता हूं। चलिए मैं इसका आंसर ही बता देता हूं यार, जेन्युइनली बहुत टाइम लग रहा है, हो नहीं पाएगा क्योंकि आप सभी लोग एकदम ब्लैंक हो गए हो इस आंसर में। देखो भाई, आंसर है इसका सी, ठीक है। सिंपल सी एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। एक चीज पहले मैं बताने से, जो लोग ये देख रहे हैं वीडियो या ऑलरेडी जिन्होंने ली होगी उनको पता होगा, लास्ट क्लास जिन्होंने नहीं ली जैसे पिंकी मैम हो गई, इनको नहीं पता। मैम देखो, कभी भी ना इस चीज को हम सेक्शन नहीं बोलेंगे, हमेशा इसको हम बोलेंगे रूल। सीपीसी का अपना एक सिंपल है, सेक्शंस अलग जगह डिफाइन है, ऑर्डर अलग जगह डिफाइन है, रूल अलग जगह डिफाइन है। अगर आपको कोई मैडम क्वेश्चन पेपर में ये चीज दिखाई दे जाए, राइट आंसर इसका ये है, आपने पकड़ा सही है कि ऑर्डर 5 का रूल 6 है, लेकिन आप बोल रहे हो ऑर्डर 5 का सेक्शन 6 है, ये बिल्कुल ही गलत है मैडम। और आपको पता है दिक्कत कहां होगी? चलो इसको मैं नजरअंदाज भी कर दूं, ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर में ये O5 और R ये लिख के आएगा ना 6, तो ये आप R को वो कंसीडर नहीं कर पाओगे। आर का मतलब यहां पर रूल होता है, तो ऑर्डर 5 का रूल 6 है इसका राइट आंसर। जिसके अंदर क्या बताया गया? जिसके अंदर बताया गया कि कब पार्टी को ऑर्डर अपेयर होने के लिए नहीं दिया जा सकता, ठीक है, कब कब ऑर्डर दिया जा सकता है। थोड़ा इन्होंने ना क्वेश्चन घुमा के पूछा है। क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि भाई हमें एक बात बताओ, कब जज साहब समन इशू नहीं कर सकते किसी पर्सन को, किस चीज के लिए? कि भाई आपको पर्सनल अफेयर होना है। सिंपल सी बात है भाई, कब नहीं करेंगे? पर्सनल अपेयरेंस पे, यानी कि आपको खुद आना पड़ेगा, कोई और आपकी जगह मैं नहीं मानूंगा, बाय प्लीडर भी मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा। जाहिर सी बात है जो दूर होगा उसको ही तो बोलेंगे पर्सनल अपेयरेंस, उसकी तो बोलेंगे, जो पास होगा उसको तो बोलेंगे भाई आपको आना पड़ेगा, जो दूर रह रहा है उसको बोलेंगे कि भाई आपको नहीं आना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कौन है यार? जो ऑप्शन है, जो उसके लोकल लिमिट्स एरिया में रह रहा है वो उसको तो बुला लेगा वो।
लोकल ज्यूरिडिक्शन एरिया में क्यों नहीं आएगा? लगने में उसको 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा लग जाएगा। और जो 40 माइल्स रह रहा है वो भी आ सकता है, ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन हाँ, जो 250 माइल्स अवे रह रहा है उसके लिए आने में थोड़ा मुश्किल है। तो यह सिंपल ये कह दिया भैया जो रह रहा है उसको आना जरूरी नहीं है। वो किसके द्वारा आ सकता है? वो बाय प्लीडर अपेयर हो सकता है, यानी कि अपने वकील साहब द्वारा। तो ये चीज ध्यान रखना, 250 माइल्स अवे है, उसको आने के लिए जरूरी नहीं है। वो बाय प्लीडर भी कोर्ट में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। मतलब वकील साहब को भेज देगा, वकील साहब बता देंगे जनाब 250 माइल्स अवे है, वो कैसे आ जाएगा। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 250 भी है तो क्या, बात तो वही आ गई ना। वो घुमा के ही इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, वो सीधा पूछेंगे ही नहीं। आप ये सब कंफ्यूज हो गए इस क्वेश्चन में, और उन्होंने क्वेश्चन घुमा दिया। इसमें लिखा कुछ और है, वहां पूछा कुछ और गया। स्माइल सेम मीनिंग है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। मैं फिर भी कह रहा हूं, जिसको समझ नहीं आया भाई जाके ऑर्डर 5 का रूल 6 पढ़ लो। अगर आप लोगों को ये रूल नहीं समझ आया 6, आप मेरे से आज पूछ लेना, कल पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। बट इस पे नजर मार लेना, ये ऐसे क्वेश्चंस है जो आएंगे, रिपीट हुए हैं एग्जाम टाइम में। आपको एक एक क्वेश्चन समझाने में मतलब ये लगा लो 15 से 20 मिनट लग रहे हैं। तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि मैं पूरा एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर के करा दूं? क्योंकि मैं जल्दी जल्दी कराता रहूंगा, आप लोगों को समझ नहीं आओगे, बैठ के देखते रहोगे, उससे फायदा है नहीं। हालांकि अभी टाइम इतना भी नहीं है कि भाई आपको स्पून फीडिंग कराई जाए यहां पर बिठा के। इसलिए मैं कह रहा था शुरू में ही कि पढ़ लो, जरूरी है। और रिवाइज करते रहना। ये मैं जो चीजें आज करा रहा हूं ये आपको रिवाइज करनी है जरूर घर जाकर। घर पे ही बैठे हो, जब ये क्लास हो जाए, अभी या मॉर्निंग में या कल दोपहर या इवनिंग में, जब भी आपको टाइम मिले रिवाइज करना है। रिवीजन मस्ट है आप लोगों के लिए। ये मैंने आप लोगों को परसों भी बताई थी ये वाली बात, ठीक है। जो पार्टी आती है, सूट की पार्टी, डिफेंडेंट प्लेंटिफ, वो मैक्सिमम कितनी बार तक एडजर्नमेंट मांग सकते हैं? ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अगर आपने रिवाइज करा होगा तो आपको पता होगा, नहीं पता करा होगा तो नहीं। ऑप्शन ए है 2 टाइम्स, ऑप्शन बी है 3 टाइम्स, ऑप्शन सी है 4 टाइम्स, और ऑप्शन डी है 5 टाइम्स। एडजर्नमेंट कितने टाइम तक हम मांग सकते हैं? देखिए 2 फर्क होता है। मैंने उस दिन भी, अब यहां से आप समझ जाओगे क्या मैंने बताया था नहीं बताया था। पास ओवर और एडजर्नमेंट, दोनों में फर्क क्या होता है? पास ओवर मतलब होता है कि भाई अगर 11 सेम डे में ही आप थोड़े टाइम के लिए, वो मान लो अगर 11:45 हो रहे हैं तो आप बोल दोगे कि जनाब इसको 12:30 के लिए रख दो लॉर्डशिप, यानी कि हमें पास ओवर दे दो। एडजर्नमेंट हो गया, आज की डेट है 12/2024, आपने बोला जी इसको एडजर्न कर दो, यानी कि 20/12। इन शॉर्ट हमको नेक्स्ट डेट दे दो, नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग बता दो क्या है। तो एडजर्नमेंट हम कितने टाइम्स मैक्सिमम मांग सकते हैं कोर्ट में? जल्दी हैंड रेस करो, ढूंढो आंसर कहां है इसका, ढूंढो जरा। आप भी आराम से बैठे हो भाई, और आप लोगों भी यार ढूंढो। हिंट चाहिए इसमें आप लोगों को? नहीं चाहिए? ओ भाई साहब, चलो बढ़िया, जिसको चाहिए बता दो ना। मेजोरिटी हुई तो फिर मैं दूंगा, वरना नहीं दूंगा हिंट। क्वेश्चन ये है, आप कितनी बार मैक्सिमम एडजर्नमेंट कोर्ट में मांग सकते हो?
ऑप्शन ए है 2 बार, ऑप्शन बी है 3 बार, ऑप्शन सी है 4 बार, या ऑप्शन डी है 5 बार। या एक काम करो, चलो छोड़ो, नहीं तुम यही आंसर दो। ट्वेंटी सेकेंड का टाइम दे रहा हूं, अगर आप लोगों ने 20 का नहीं 10 का देता हूं। किधर गई स्टॉप वॉच मेरी, ये रही। 10 सेकेंड का वेट दे रहा हूं, अगर हाँ बताओ मिनिक्षा मैडम। बताओ मैम बताओ, आंसर बताओ ना। बताओ मिनिक्षा मैडम, आप बताओ आंसर। भैया इसमें तो लिखा हुआ है मोर देन 3 टाइम्स, तो मुझे बस ये नहीं समझ में आ रहा है कि 3 होगा या 4 होगा। मोर देन 3 टाइम्स लिखा हुआ है। चलिए मैं क्लियर कर देता हूं आप लोगों के डाउट। देखो भाई, इसका सिंपल सा जो वो है ना आंसर, वो है 3 टाइम्स। ऑर्डर जैसे कि मैडम ने बताया, ऑर्डर 17 का रूल 1 देख लो आप लोग, ठीक है, उसमें आपको दिख जाएगा। मोर देन का मतलब सिंपल वही है, 3 से आप ज्यादा नहीं मांग सकते, एडजस्टमेंट, ठीक है। ये वाला मिल गया सबको, हो गया क्लियर। एंटर एन अपेयरेंस, एंटर एन अपेयरेंस, डिफेंडेंट को, मान लीजिए भाई डिफेंडेंट को अपना एड्रेस करेक्ट कराना है, अपना एड्रेस बताना है कि भैया जो नोटिस है वो सही एड्रेस पर नहीं हुआ है, तो एंटर एन अपेयरेंस देने के लिए डिफेंडेंट के पास कितने दिन का टाइम होता है। एंटर एन अपेयरेंस देने के लिए डिफेंडेंट के पास कितने दिन का टाइम होता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया भाई जो एड्रेस है वो सही नहीं था, अब सही एड्रेस फाइल करने के लिए डिफेंडेंट एंटर एन अपेयरेंस फाइल करता है, ठीक है, एड्रेस सही बताने के लिए। तो वो कितने दिन में उसको फाइल करना है, वो टाइम पीरियड किस दिन से शुरू होगा, जिस दिन उसको समन इश्यू होगा। तो ऑप्शन ए है 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग समन, 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग समन, 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग समन, या फिर ऑप्शन डी 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ समन्स। ऑर्डर नंबर 37 में, ऑर्डर 37 जो भी है मैडम पहुंच जाओ, वहां पे आपको मिल जाएगा। होने वाले, लगाओ दिमाग लगाओ, ढूंढो। 30 सेकेंड्स दे रहा हूं आपको अब। जिसको भी पता हो सीधा आंसर बोल दो ना, कोई दिक्कत नहीं, हैंड रेस करने की जरूरत नहीं, हम पे इतना टाइम नहीं है कि आपके हैंड रेस करके एक एक का मैं आंसर देखूं।
चलो 30 सेकंड बाद मैं एक हिंट और दूंगा, ऑलमोस्ट होने ही वाले हैं, हो ही गए हालांकि। 10 days का है ना? रूल 3 देख लो। और हिंट दूं, और हिंट दे दूं? ये सब रूल 4 देख लो। चीज बताओ, मेरे उसमें ना फेयर एक्ट में और ऑर्डर 37 समरी प्रोसीजर में 1 2 1 2 4 5 6 7 है, 3 है ही नहीं। बहुत ही बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। 10 days रूल 3 में देखो, रूल 3 में क्या लिखा है, सब रूल में, सब रूल 3 में टाइम पीरियड है 10 डेज। दिख गया आप लोगों को, दिख गया पिंकी मैम? राकेश सर ने तो खैर देख ही लिया, बहुत ही बढ़िया। तो 10 डेज का टाइम पीरियड है। हाँ जी मैम। अरे मिला नहीं है मैम, सब रूल 4 के अंदर जाइए, 4 के अंदर। फर्स्ट में भी दिया। मैं आपको यहाँ पे सिंपल सी बात बता रहा हूं, कब अपीलेट कोर्ट जो है, ठीक है, किसी मैटर की हेयरिंग के लिए कब वो नीचे वाली ट्रायल कोर्ट में मैटर को भेज सकता है, किस सेक्शन में ये पावर है अपीलेट कोर्ट की कि वो किसी मैटर की सुनवाई के लिए उसको नीचे वाली कोर्ट में वो भेज सकता है। द अपीलेट कोर्ट मे रिमिट एन इश्यू फॉर ट्रायल टू लोअर कोर्ट। समझ आ गया क्वेश्चन? चलो थोड़ा और शॉर्ट आपके लिए, हिंट के लिए बता देता हूं। ऑर्डर तो आपको पता ही है यार, क्या बताऊं, ये तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, क्योंकि रूल बताते ही आंसर आ जाएगा। ऑर्डर कॉमन है, रूल में डिफरेंस है। सारे रूल क्यों पढ़ रहे हो आप लोग, सीधा रूल तो यही देखो ना जो ऑप्शन में दे रखे हैं। ऑप्शन ए है रूल 33, ऑप्शन बी है रूल 29, ऑप्शन सी है रूल 25, ऑप्शन डी है रूल 3। इनमें ही पढ़ो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि मैं, बताओ, हाँ बताओ बताओ। आंसर सी है इसका। आंसर सी है? बताओ राकेश सर, बताओ पिंकी मैम, क्या आंसर है? अब सब सीधा 25 पे जाके चिपक गए और सब उसको ही पढ़ रहे हैं। इसका राइट ऑप्शन है सी। ठीक है, इजी है, देख लो ना। plaintiff is precluded, plaintiff is precluded from bringing a fresh suit। प्रिक्लूडेड का मतलब होता है रोकना। प्लेंटिफ को कब रोका जा सकता है? फ्रेश केस फाइल करने से। प्लेंटिफ को इन चारों में से किस सिचुएशन में फ्रेश केस फाइल करने से रोका जा सकता है? ऑप्शन ए मैं बता देता हूं, डिसमिसल ऑफ सूट, यानी कि सूट डिसमिस हो गया, किस कारण से? समन नोट सर्व्ड इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्लेंटिफ्स फेलियर टू पे दी कोस्ट, यानी कि प्लेंटिफ कोस्ट पे नहीं कर पाया समन की, वो पे करने के लिए फेल हो गया, जिसकी वजह से सूट जो है डिसमिस वो हो गया। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है डिसमिसल ऑफ सूट, नीदर पार्टी अपेयर्ड, सूट डिसमिस हो चुका था, क्यों? क्योंकि कोई भी पार्टी अपेयर नहीं हुई थी। ऑप्शन सी है डिसमिसल ऑफ सूट, प्लेंटिफ डिड नॉट अपेयर, केस जो है वो डिसमिस हो गया, क्यों? क्योंकि प्लेंटिफ अपेयर नहीं हुआ। ऑप्शन डी है बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। अब बताइए क्या राइट ऑप्शन है, और मैं इसमें आपसे ऑर्डर और रूल भी पूछूंगा। बताओ मैम।
मिनिक्षा मैम बोलो, हैंड रेस कर रहे हो आप? भैया मुझे आंसर तो पता है इसका, आपने पूछा ना ऑर्डर एंड रूल, वो देखने दो, बस 1 मिनट दे दो उसके लिए। चलो आंसर ही बता दो, पता तो लग जाए सही। सी 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 इज द राइट ऑप्शन। ऑर्डर 15 का रूल 1? नहीं मैम। चलो तुम्हारे लिए होमवर्क है, ढूंढ के लाना, क्योंकि मिनिक्षा मैम तुमने तो आंसर ही ऐसा दिया है, फार अवे हो आप। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या है भाई? राइट ऑप्शन सही बताया तो ऑप्शन सी है। अगर पार्टी अपेयर ना होए उस कंडीशन में आप जो है ऑर्डर को वो करा सकते हो, मतलब फिर आपको डालना बहुत ही, मतलब ये लगा लो मना है, क्योंकि यार आपका काम है, या तो आपको फिर कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्टरी रीजन देना पड़ेगा। जो हमारी सीपीसी है, ठीक है, उसके अंदर किस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है? किस चीज का जिक्र उसके अंदर नहीं है हमारी सीपीसी के अंदर? ऑप्शन ए है आर्बिट्रेशन, ऑप्शन बी है नेगोशिएशन, ऑप्शन सी है कंसिलिएशन, या ऑप्शन डी है लोक अदालत। किस चीज के बारे में सीपीसी के अंदर नहीं है? जल्दी जल्दी जल्दी, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्या ऑर्डर है? क्या? ऑप्शन डी लोक अदालत, ऑप्शन सी कंसिलिएशन, ऑप्शन डी नेगोशिएशन, ऑप्शन ए आर्बिट्रेशन। किस ऑर्डर से बता सर आपने ये आंसर? तो ये तुक्का तो नहीं चलना ना, तुक्का नहीं मारो। तुक्का तब मारो जब आपको नहीं मिले, आपका टाइम वेस्ट हो जाए अच्छा खासा। उससे पहले यू शुड नॉट यूज दिस काइंड ऑफ ट्रिक्स लाइक तुक्का। जल्दी जल्दी ऑनलाइन यूट्यूब वालों, भाई थोड़ा मुझे पता है आपको नाराजगी इस चीज से रहती है कि इतने टाइम ज्यादा खिंच जाता है, लेकिन भाई यही प्रैक्टिस है, यही आपको चीज करनी है, ढूंढनी है, दिमाग लगाना है, क्योंकि यही प्रैक्टिस आपको ऑल इंडिया बार एग्जाम में पास करवाएगी। आपका एग्जाम करवा सकती नहीं है, करवाएगी। यही प्रैक्टिस, आप बेरेक्ट खोलोगे, आप पढ़ोगे, 10 चीजें देखोगे, आपको समझ आएगा, आपको अपनी कमियां पता लगेंगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। चलिए हिंट दूं, जल्दी बताओ जल्दी यार, 7:50 हो गए, टाइम इज। हाँ दे दो। सेक्शन 89 खोल लो फटाफट से। 89। 89 सेक्शन। हाँ, और क्या, ऑर्डर थोड़ी है। देखो उसमें क्या वर्ड नहीं है। सर लोग बनाना नहीं। अरे क्यों लोक अदालत है मैम, क्यों नहीं है? सी वाला पढ़ो, जुडिशियल सेटलमेंट इंक्लूडिंग सेटलमेंट थ्रू लोक अदालत, नॉट इन सो मच हरी। यार ऑप्शन आपके सामने है, फिर भी आप नहीं देख के बता रहे। मैंने आपको सेक्शन। हाँ जी मैम। ऑप्शन बी है सर। हाँ राइट आंसर है, ऑप्शन बी है। नेगोशिएशन इसके अंदर नहीं है, कंसिलिएशन, लोक अदालत, मीडिएशन है। और अगर हम बात करें एक चीज की और एक चीज क्या मिसिंग कर दी हमने जो इसमें है? हाँ, इसलिए मैंने पहले यहां पर मीडिएशन लिख दिया था, क्योंकि मेरे दिमाग में क्वेश्चन था कि क्या क्या चीज है, इसलिए मैंने मीडिएशन हटा के फिर नेगोशिएशन डाल दिया। ठीक है भाई, होपफुली आपको चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब इसमें देखता हूं कि आगे वीडियो बनाई जाए नहीं बनाई जाए, क्योंकि और थोड़ा ना आप लोग पर्सनल खुद से भी प्रैक्टिस करो, कोशिश करो कि चीजों को कैसे ना कैसे ट्रैक पे लेके आओ। बाकी क्लासेस तो यहाँ पर चलती रहेगी, और मैं अभी आपको बताऊं, थोड़ा ऐसा होगा कि दोपहर में भी क्लास हो सकती है, शाम में भी क्लास हो सकती है, क्योंकि यू डोंट हैव सफिशिएंट टाइम फॉर योर एग्जाम। आपके पास नहीं है ज्यादा टाइम, बहुत कम टाइम है, तो कोशिश करो अगर ऑफिस वगैरह जा रहे हो कुछ दिन का ऑफ ले लो,
और आप मेहनत करते रहो। हो सकता है मैं कभी भी क्लास शुरू कर दूं आपसे और कभी भी क्वेश्चन करूं। ग्रुप पर लिंक आएगा, ज्वाइन कर लेना। अगर नहीं करना चाहते तो कोई नहीं, बाद में आपको वो उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मजे में रहिए, खुश रहिए, माँ बाप को प्यार करिए और भाई डिप्रेशन वगैरह इनसे दूर रहिए। अपना पढ़िए, मेहनत करिए और क्या ही चाहिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।